वेलकम टू द यूपीएससी पॉलिटी हाइब्रिड समरी सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। You are watching UPSC Civil 360. टुडे वी गोइंग टू कवर चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द बुक एम लक्ष्मीकांत। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो आज हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कोर में जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे सेंटर में पीएम होते हैं, स्टेट्स में सीएम का रोल होता है। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से शुरू करते हैं। स्टेट्स में भी सेंट्रल वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम ही चलता है ना? हाँ बिल्कुल, स्टेट्स में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इस सिस्टम में, जैसा आपने कहा, दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होते हैं गवर्नर, जो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मतलब डे जूरे एग्जीक्यूटिव। उन्हें आप नॉमिनल हेड भी कह सकते हैं। नॉमिनल हेड, ठीक है। हाँ, लेकिन जो असली एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, मतलब डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं। इसीलिए सीएम को हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं और गवर्नर को हेड ऑफ स्टेट। ये स्ट्रक्चर एकदम सेंटर जैसा ही है। समझ गया। डे जूरे और डिफैक्टो का फर्क क्लियर है। अब आते हैं सीएम के अपॉइंटमेंट पर। संविधान का आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर सीएम को अपॉइंट करेंगे, पर इसमें कोई डिटेल प्रोसीजर तो दिया नहीं है। तो असल में ये होता कैसे है? सही कहा आपने। आर्टिकल 164 सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात करता है, प्रोसीजर नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, मतलब संसदीय परंपराएं, गाइड करती हैं। कन्वेंशन ये है आमतौर पर कि गवर्नर उस पार्टी के लीडर को सीएम अपॉइंट करते हैं जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्लियर मेजॉरिटी मिली हो। अच्छा, क्लियर मेजॉरिटी वाली पार्टी के लीडर को। हाँ, या फिर अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है तो पार्टियों के कोएलिशन यानी गठबंधन के नेता को इनवाइट करते हैं। ये कन्वेंशन जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार तभी टिक सकती है जब उसे विधायिका, मतलब असेंबली का विश्वास हासिल हो। लेकिन तब क्या होता है जब किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, जिसे हंग असेंबली कहते हैं, या फिर मान लीजिए इनकम्बेंट सीएम की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई ऑब्वियस सक्सेसर सामने ना हो? ये तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशंस हैं। हाँ, ये ऐसी सिचुएशंस हैं जहां गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशन यानी स्वविवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हंग असेंबली की सिचुएशन में गवर्नर आमतौर पर सबसे बड़ी सिंगल पार्टी के नेता को इनवाइट करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी को? हाँ, या फिर चुनाव के बाद बने किसी कोalition के नेता को, और उन्हें सरकार बनाने को कहते हैं, और साथ में ये भी कि भाई 1 महीने के अंदर असेंबली में अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करो। अच्छा, 1 महीने का टाइम मिलता है कॉन्फिडेंस प्रूफ करने के लिए? जी, और अगर सीएम की सडन डेथ हो जाती है और कोई क्लियर सक्सेसर नहीं है तो गवर्नर इंतजार करते हैं कि रूलिंग पार्टी अपना नया नेता चुन ले और फिर उसे अपॉइंट कर देते हैं। इन दोनों ही मामलों में गवर्नर का मेन ऑब्जेक्टिव एक स्टेबल गवर्नमेंट सुनिश्चित करना होता है। ये दिलचस्प है कि ऐसी स्थिति में गवर्नर का रोल कितना क्रिटिकल हो जाता है। अच्छा, एक और सवाल, क्या सीएम बनने के लिए अपॉइंटमेंट के टाइम पर लेजिस्लेचर का मेंबर होना ही चाहिए या बाद में बन सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं कि अपॉइंटमेंट के टाइम पर हो। संविधान ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कोई व्यक्ति जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है उसे भी सीएम अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, पर एक शर्त है। शर्त ये कि अपॉइंटमेंट के 6 मंथ्स के अंदर, मतलब 6 महीने के भीतर, उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, या तो असेंबली का या काउंसिल का, अगर उस स्टेट में काउंसिल है तो 6 महीने का ग्रीस पीरियड मिलता है? बिल्कुल। अगर वो 6 महीने में मेंबर नहीं बन पाते तो उन्हें सीएम का पद छोड़ना पड़ता है। ये प्रावधान इसलिए है ताकि जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों या महत्वपूर्ण नेताओं को भी सरकार में लाया जा सके, लेकिन साथ ही विधायिका के प्रति अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं ओथ, टर्म और सैलरी की। सीएम को शपथ कौन दिलाता है? सीएम को पद की शपथ, ओथ ऑफ ऑफिस, और साथ में ओथ ऑफ सीक्रेसी यानी गोपनीयता की शपथ गवर्नर दिलाते हैं। दोनों शपथ गवर्नर दिलाते हैं, हाँ। इस शपथ में वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने, भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखने, अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने और बिना किसी डर या पक्षपात के सबके प्रति न्याय करने का वचन लेते हैं। और गोपनीयता की शपथ ये सुनिश्चित करती है कि सरकार की सेंसिटिव जानकारी बाहर न जाए। और सीएम का टर्म, क्या ये फिक्स होता है जैसे 5 साल? देखिए, संविधान में सीएम का टर्म फिक्स नहीं किया गया है। आर्टिकल 164 में लिखा है कि सीएम ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद पर रहते हैं। प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसका मतलब गवर्नर जब चाहे हटा सकते हैं? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्लेजर ऑफ द गवर्नर का असल मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्फिडेंस। जब तक सीएम को असेंबली में मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल है, गवर्नर उन्हें डिसमिस नहीं कर सकते। अच्छा, तो असलियत में टर्म असेंबली के सपोर्ट पर निर्भर करता है? बिल्कुल। जैसे ही वो असेंबली का कॉन्फिडेंस खो देते हैं, उन्हें या तो खुद रिजाइन करना पड़ता है या फिर गवर्नर उन्हें डिसमिस कर सकते हैं। तो कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये असेंबली में बहुमत पर टिका है। समझ गया। और उनकी सैलरी और अलाउंसेस, ये कौन तय करता है? सीएम की सैलरी और अलाउंसेस स्टेट लेजिस्लेचर तय करती है, कानून बनाकर। ये समय समय पर रिवाइज भी होते हैं। आमतौर पर ये स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को मिलने वाले वेतन भत्तों के बराबर ही होते हैं, पर साथ में कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी मिलते हैं।
उनके पद की गरिमा और जिम्मेदारियों के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बातें, अपॉइंटमेंट, ओथ, टर्म, सैलरी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सीएम के पावर्स एंड फंक्शंस। पहला पॉइंट लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में उनकी शक्तियां। हाँ, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीओएम का रिश्ता बहुत ही सेंट्रल है। सीएम असल में सीओएम के हेड होते हैं। देखिए, गवर्नर केवल उन्हीं लोगों को मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं जिनकी सिफारिश सीएम ने की हो। यानी मिनिस्टर्स का सिलेक्शन पूरी तरह सीएम पर निर्भर है। हाँ, और मिनिस्टर्स के बीच पोर्टफोलियोज का एलोकेशन, मतलब कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा, ये भी सीएम ही तय करते हैं। और जरूरत पड़ने पर वो पोर्टफोलियोज में रीशफलिंग भी कर सकते हैं, मतलब विभागों का फेरबदल। और अगर कोई मंत्री ठीक से काम ना करे तो सीएम उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या फिर गवर्नर को सलाह दे सकते हैं कि भाई इस मंत्री को डिसमिस कर दिया जाए। मतलब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक तरह से सीएम के लीडरशिप में ही चलती है। एग्जैक्टली, सीएम ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं, उसके फैसलों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं और सभी मिनिस्ट्रियल एक्टिविटीज को गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम भी सीएम का ही है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर सीएम रिजाइन कर दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। पूरी की पूरी? हाँ, पूरी। ये दिखाता है कि सीएम का कलेक्टिव एग्जिस्टेंस सीएम पर ही टिका है। नए सीएम के आने पर नई कौम बनती है। ये तो वाकई सीएम की पोजीशन को बहुत पावरफुल बनाता है। अब गवर्नर के साथ सीएम के रिलेशन को देखते हैं। इनके बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या चैनल्स हैं? सीएम जो है वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच चीफ कम्युनिकेशन लिंक होते हैं, मतलब मुख्य संपर्क सूत्र। संविधान का आर्टिकल 167 खासतौर पर सीएम के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज बताता है गवर्नर के प्रति। आर्टिकल 167 क्या ड्यूटीज हैं इसमें? इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, काउंसिल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव डिसीजंस हैं उनके बारे में गवर्नर को बताना। दूसरा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर गवर्नर मांगते हैं तो वो उन्हें देना। अच्छा। और तीसरा, अगर गवर्नर चाहें तो किसी मंत्री द्वारा लिए गए अकेले फैसले को जिस पर पूरी काउंसिल ने विचार नहीं किया है, उसे पूरी काउंसिल के सामने विचार के लिए रखवाना। ये ड्यूटीज इंश्योर करती हैं कि गवर्नर को सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी रहे। सूचना देने के अलावा सीएम महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए भी गवर्नर को सलाह देते हैं, राइट? जैसे एडवोकेट जनरल, स्टेट पीएससी चेयरमैन वगैरह। हाँ बिल्कुल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर नियुक्ति फॉर्मली तो गवर्नर करते हैं, पर ये नियुक्तियां सीएम की सलाह पर ही होती हैं। व्यवहार में कहें तो ये निर्णय सीएम के नेतृत्व वाली सरकार का ही होता है। ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में सीएम के क्या पावर्स हैं? लेजिस्लेचर के संबंध में भी सीएम का रोल काफी अहम है। वो गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटर का सेशन समन करने यानी सत्र बुलाने और प्रोरोग करने यानी सत्रावसान करने की सलाह देते हैं। सेशन बुलाना और खत्म करना दोनों सीएम की सलाह पर। हाँ, और सीएम चाहें तो कभी भी गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व करने की सिफारिश कर सकते हैं, जिसके बाद फिर नए चुनाव होते हैं। अच्छा, असेंबली भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं? जी, और सदन के अंदर मतलब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सीएम सरकार के चीफ स्पोक्समैन होते हैं। सरकार की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज की घोषणा वही करते हैं और विपक्ष के हमलों का जवाब भी मुख्य रूप से वही देते हैं। इनके अलावा भी सीएम के कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो शायद उतने ऑब्वियस ना हो। हाँ, कई और भूमिकाएं भी हैं। जैसे सीएम स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। ये बोर्ड राज्य के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करता है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन, ओके। फिर सीएम इंटरस्टेट काउंसिल और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। ये नेशनल लेवल पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, नीति आयोग की मीटिंग्स में अक्सर सीएम्स को देखते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो जोनल काउंसिल्स होती हैं राज्यों के बीच कोऑपरेशन के लिए, उनमें सीएम रोटेशन के आधार पर 1 साल के लिए वाइस चेयरमैन बनते हैं। अच्छा, जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी? हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इमरजेंसीज के दौरान। किसी भी संकट के समय, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोई और क्राइसिस, सीएम पॉलिटिकल लेवल पर क्राइसिस मैनेजर इन चीफ की भूमिका निभाते हैं। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, ये सारे फंक्शंस मिलकर सीएम की भूमिका को वाकई बहुत व्यापक और केंद्रीय बनाते हैं। तो हमने सीएम की पावर्स और पोजीशन समझ ली, लेकिन जैसा आपने कहा वो अकेले काम नहीं करते। उनकी असली ताकत उनकी टीम यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आती है। तो अब जरा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर फोकस करते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम की कोर आइडिया ही यही है कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है, जिसका नेतृत्व सीएम करते हैं। संविधान का आर्टिकल 163 साफ कहता है कि गवर्नर को उनके फंक्शंस में एड एंड एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसके हेड सीएम होंगे। एड एंड एडवाइस, क्या ये एडवाइस गवर्नर पर बाइंडिंग होती है? हाँ, आमतौर पर बाइंडिंग होती है, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान गवर्नर को डिस्क्रेशनरी पावर्स देता है, मतलब स्वविवेक से काम करने की शक्ति देता है। उन मामलों को छोड़कर बाकी सब में गवर्नर को कोएम की सलाह माननी होती है। ठीक है। अब इससे जुड़े की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं?
आर्टिकल्स पर थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। बिल्कुल। यहाँ 2 आर्टिकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। आर्टिकल 163 तो कॉम के एग्जिस्टेंस और गवर्नर को सलाह देने की बात करता है। इसमें 2 बातें और ध्यान देने वाली हैं। पहली, मिनिस्टर्स ने गवर्नर को क्या सलाह दी, इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एडवाइस इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, ये तो मिनिस्टर्स को काफी प्रोटेक्शन देता है। हाँ, ताकि वो खुलकर सलाह दे सकें। दूसरी बात, गवर्नर को सलाह देने के लिए हमेशा एक मिनिस्ट्री का होना जरूरी है। मतलब अगर असेंबली डिसॉल्व भी हो जाए तो भी पुरानी कॉम तब तक काम करती रहेगी जब तक नई कॉम नहीं बन जाती। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम नहीं रह सकता। ये कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। और आर्टिकल 164? आर्टिकल 164 मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ और सैलरी से डील करता है। इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो अपॉइंटमेंट, सीएम की नियुक्ति गवर्नर द्वारा और बाकी मिनिस्टर्स की नियुक्ति गवर्नर द्वारा सीएम की सलाह पर, ये हम देख चुके हैं। हाँ। दूसरा, एक स्पेशल प्रोविजन है कुछ राज्यों के लिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का होना अनिवार्य है। ये मंत्री एससीज और ओबीसीज के कल्याण का काम भी देख सकते हैं। ये इन राज्यों की स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिल्कुल। तीसरा, मिनिस्टर्स की संख्या पर लिमिट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कुल संख्या सीएम को मिलाकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15% लिमिट? ये कब आई? ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जोड़ी गई थी। इसका मकसद था बहुत बड़ी कैबिनेट्स, जिन्हें जंबो कैबिनेट्स कहते थे, बनाने की प्रवृत्ति को रोकना। साथ ही मिनिमम संख्या भी तय की गई, कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए, सीएम समेत, ताकि छोटे राज्यों में भी काम चल सके। हाँ। फिर डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट है। अगर कोई सदस्य दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो मंत्री बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ भी लागू होता है। जी। फिर टेन्योर की बात है। मिनिस्टर्स गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका असल मतलब है कि वो सीएम के विश्वास तक पद पर रहते हैं। प्लेजर क्लॉज। हाँ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी कोओएम सामूहिक रूप से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होती है। इस पर हम अभी और बात करेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और मेंबरशिप वाली बात, कोई मंत्री जो लगातार 6 मंथ्स तक स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं रहता, उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ये सीएम वाली शर्त ही है। हाँ, 6 महीने वाला रूल। और आखिर में, मंत्री को विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट वो केवल उसी सदन में कर सकते हैं जिसके वे सदस्य हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 164 के की प्रोविजंस हो गए। और आर्टिकल 166 और 167 ये भी तो कोओएम के कामकाज से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 166 राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है, मतलब कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये कहता है कि राज्य सरकार के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नर के नाम पर लिए जाएंगे। ये एक फॉर्मेलिटी है पर जरूरी है। गवर्नर ही बिजनेस के कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए रूल्स बनाते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स के बीच काम का बंटवारा भी शामिल है। मतलब सारा काम गवर्नर के नाम पर होगा, रूल्स भी वही बनाएंगे। हाँ, फॉर्मल तौर पर। और आर्टिकल 167 तो सीएम की ड्यूटीज बताता है गवर्नर के प्रति, जिसकी हमने पहले ही बात की, कोएम के डिसीजंस कम्युनिकेट करना, जानकारी देना वगैरह। ये गवर्नर और कोएम के बीच ब्रिज का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर। आपने कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कितने प्रकार की होती है और इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टेट मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी सेंटर के मिनिस्टर्स की तरह ही 3 तरह की होती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ। आर्टिकल 164 कहता है कि सीओएम कलेक्टिवली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का बिल्कुल आधार है। इसका मतलब है कि पूरी मंत्री परिषद एक टीम की तरह काम करती है और अपने सभी कामों के लिए, चाहे वो किसी एक मंत्री के विभाग से जुड़ा हो, संयुक्त रूप से असेंबली के प्रति जवाबदेह है। मतलब एक का फैसला सबका फैसला। बिल्कुल। अगर असेंबली सरकार की किसी पॉलिसी को रिजेक्ट कर दे या किसी एक मंत्री के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, तो पूरी काउंसिल को इस्तीफा देना पड़ता है। कहा जाता है कि वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, स्विम एंड सिंक टुगेदर। अच्छा, पूरी टीम आउट। ये तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। हाँ। दूसरी है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। आर्टिकल 164 में जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर वाली बात है, उसका एक मतलब ये भी है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार है। सीएम की सलाह पर गवर्नर किसी मंत्री को हटा सकते हैं अगर वो उसके काम से खुश नहीं है, या उसने कैबिनेट डिसिप्लिन तोड़ा है, या कोई और गड़बड़ी की है। तो हर मंत्री अपने डिपार्टमेंट के काम के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। सही कहा। और तीसरी है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में यूके की तरह मंत्रियों की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो गवर्नर के हर ऑर्डर पर काउंटर साइन करें। और जैसा हमने देखा, मिनिस्टर्स ने गवर्नर को क्या सलाह दी, इसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल है, लीगल नहीं। असेंबली के जरिए जवाबदेही तय होती है।
पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, नॉट लीगल। ये फर्क समझना जरूरी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कॉम्पोजिशन यानी संरचना को समझते हैं। क्या सारे मंत्री एक ही लेवल के होते हैं या रैंक्स होते हैं? नहीं, सारे मंत्री बराबर नहीं होते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक मल्टी टियर्ड बॉडी है। इसमें आमतौर पर ये रैंक्स होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स। हाँ, ये सबसे सीनियर मंत्री होते हैं। सरकार के सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जैसे होम, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इनके हेड होते हैं। यही लोग मिलकर कैबिनेट बनाते हैं, जो कोएम का कोर ग्रुप है और सरकार की पॉलिसी तय करने वाली मेन बॉडी है। कैबिनेट मिनिस्टर्स ही कैबिनेट की सारी मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं। तो असल पावर सेंटर कैबिनेट है। हाँ, कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इन्हें छोटे मंत्रालयों या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ये सीधे सीएम को रिपोर्ट करते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, पर अगर उनके मंत्रालय से जुड़ा कोई मामला कैबिनेट में डिस्कस हो रहा हो तो उन्हें मीटिंग में बुलाया जा सकता है। अच्छा, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले। फिर होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच्ड होते हैं और उन्हें उनके काम में मदद करते हैं। एक तरह से उनके जूनियर होते हैं। अटैच्ड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है। और सबसे जूनियर रैंक होता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स का। इन्हें कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री ड्यूटीज में असिस्ट करने के लिए होते हैं। ये भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और मीटिंग्स में नहीं जाते। तो ये 4 रैंक्स हो गए: कैबिनेट मिनिस्टर, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज, एमओएस अटैच्ड और डेप्यूटी मिनिस्टर। पर असल डिसीजन मेकिंग कैबिनेट में ही होती है। ये 15-20 मंत्री होते हैं, वही असली शक्ति केंद्र है। ये छोटा ग्रुप होता है, ज्यादा कोहेसिव होता है, रेगुलरली मिलता है और सरकार के सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेता है। कैबिनेट के फैसले पूरी सीओएम पर बाइंडिंग होते हैं। सीओएम तो सिद्धांत में एग्जीक्यूटिव पावर्स रखती है, पर प्रैक्टिस में ये पावर्स कैबिनेट ही एक्सरसाइज करती है। समझ गया। कैबिनेट इज द कोर। अब एक और चीज है, कैबिनेट कमिटीज। इनका क्या पर्पस है? ये क्यों बनाई जाती हैं? देखिए, कैबिनेट का काम बहुत ज्यादा होता है। कई सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं जिन पर डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। तो कैबिनेट अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए, स्पेसिफिक इश्यूज पर गहराई से विचार करने के लिए और डिसीजन मेकिंग को आसान बनाने के लिए कमिटीज बनाती है। अच्छा, काम बांटने की कमिटीज। हाँ, ये डिवीजन ऑफ लेबर और इफेक्टिव डेलीगेशन के प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। ये कमिटीज 2 तरह की हो सकती हैं: स्टैंडिंग, जो परमानेंट नेचर की होती है, और एड हॉक, जो टेम्पररी होती है, किसी खास काम के लिए बनाई जाती हैं और काम खत्म होने पर डिसॉल्व हो जाती है। स्टैंडिंग और एड हॉक। इन्हें सीएम ही बनाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। वही तय करते हैं कि कमिटी में कौन कौन होगा, कॉम्पोजिशन और कमिटी क्या काम करेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये कमिटीज मामलों को सुलझा सकती हैं, प्रपोजल्स तैयार कर सकती हैं और कुछ हद तक फैसले भी ले सकते हैं। हालांकि फुल कैबिनेट उनके फैसलों को रिव्यू कर सकती है। ये कमिटीज गवर्नेंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाती हैं। तो ये कमिटीज भी गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट टूल है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राज्य स्तर पर सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही पार्लियामेंट्री सिस्टम की जान है। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, पर रियल एग्जीक्यूटिव पावर सीएम के नेतृत्व वाली कोएम में है और उसमें भी कैबिनेट सबसे पावरफुल है। बिल्कुल सही कहा आपने। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये पूरी व्यवस्था सेंटर के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का ही रिफ्लेक्शन है और भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स को काफी एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी देती है। चीफ मिनिस्टर सिर्फ अपनी सरकार के हेड नहीं होते, बल्कि राज्य की राजनीति और प्रशासन की डायरेक्शन तय करने वाले सेंट्रल फिगर होते हैं। संविधान ने राज्यों में एक रिस्पॉन्सिबल और इफेक्टिव गवर्नमेंट की पूरी रूपरेखा दी है। हाँ, ये ढांचा तो बहुत स्पष्ट है। पर दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने ये संवैधानिक और थ्योरेटिकल पक्ष तो देख लिया, लेकिन रियल पॉलिटिक्स में, खासकर तब जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट हो या स्टेट में ही कोalition गवर्नमेंट हो, तब चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच पावर डायनेमिक्स और रिलेशनशिप्स कैसे प्ले आउट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और पॉलिटिकल रियलिटीज के बीच का ये जो इंटरप्ले है, ये हमेशा से ही स्टडी का एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट रहा है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि जमीनी हकीकत में ये रिश्ते कैसे चलते हैं और गवर्नेंस पर उनका क्या असर होता है। ये था इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।